कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। अरहर की बढ़ी पैदावार, घटने लगे दाम। पशुपालन में किसानों के लिए भेड़ पालन है एक अच्छा विकल्प। किसान जैविक खाद के प्रयोग से पा सकते हैं अच्छी फसल। और फसल उत्पादन में जल प्रबंधन की है महत्वपूर्ण भूमिका। अब कृषि समाचार विस्तार से। 2 साल बाद अरहर की दाल अपनी पुरानी दर पर वापस आएगी। अभी थोक में अरहर दाल 53 रुपए से लेकर 65 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं चने की दाल में भी पिछले 3 महीने में 50 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई है। चना दाल अब थोक में 65 से 70 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। किसानों और दाल के थोक विक्रेताओं के अनुसार अभी दाल के भाव 5 रुपए प्रति किलो तक और गिर सकते हैं। अरहर की दाल पिछले साल लगभग 200 रुपए प्रति किलो तक बिक रही थी, लेकिन इस बार पैदावार बेहतर होने से मांग और आपूर्ति का समीकरण बेहतर हुआ है। इसके कारण भाव में कमी आ रही है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी दालों के आने से स्थिति और मजबूत होगी। भेड़ पालन का पशुपालन व्यवसाय में प्रमुख स्थान है, क्योंकि इन्हें विभिन्न कारणों और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में पाला जा सकता है। जहां खरपतवार पर्याप्त मात्रा में हो, वहां भेड़ पालन एक अच्छा व्यवसाय है। भेड़ द्वारा अच्छे किस्म का ऊन और मीट प्राप्त किया जाता है। भेड़ द्वारा प्राप्त ऊन का कोई विकल्प नहीं है, साथ ही इसका बाजार भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। चोकला, मारवाड़ी, जैसलमेरी, देसी, लोही और करवा नस्ल की भेड़ें गुणवत्ता के लिहाज से अच्छी मानी जाती हैं। भेड़ों का जीवन काल 10 से 12 वर्ष का होता है। भेड़ों में यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे प्राकृतिक घास, खरपतवार और खेतों के अनुपयोगी पदार्थ को खाकर भी अपना जीवन यापन कर लेती हैं। अपने कम लागत और अधिक मुनाफा के कारण भेड़ पालन किसान के लिए एक उत्तम व्यवसाय है। इसको अपनाकर किसान आर्थिक रूप से और अधिक सबल बन सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद से किसान न सिर्फ अपने खेत की सेहत सुधार सकते हैं, बल्कि पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जैविक खाद से उत्पन्न अनाज पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। वर्मी कंपोस्ट के निर्माण में केंचुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके द्वारा जीवाश्म पदार्थों को विघटित करके खाद तैयार की जाती है। इसे केंचुओं की खाद भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में कृषि अवशेषों, घरेलू तथा शहरी कूड़ा और कृषि उद्योग के व्यर्थ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। किसी ऊंचे छायादार स्थान पर वर्मी कंपोस्ट को बनाया जा सकता है। बगीचे में 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाएं, जिसमें सबसे नीचे 11 सेंटीमीटर पत्थर की परत बनाकर फिर मोरंग या बालू बिछाएं। इसके बाद ही इसमें अपशिष्ट पदार्थ नियमानुसार डालें। इस खाद के प्रयोग से मिट्टी की सेहत सुधरने के साथ फलों, सब्जियों तथा खाद्यान्नों की गुणवत्ता भी बढ़ती है और उपज में भी वृद्धि होती है। फसल उत्पादन में जल प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि फसल उत्पादन में आने वाली लागत का लगभग 20 से 30% इस मद में व्यय किया जाता है। आमतौर पर किसान नदी, तालाब, झीलों, नहरों तथा बोरिंग से सिंचाई का काम करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि फसल में सिंचाई तभी की जाए जब जरूरत हो और उतनी ही की जाए जितने की जरूरत हो। आमतौर पर इसके विपरीत होता है। किसान पानी की उपलब्धता होने पर आवश्यकता से अधिक सिंचाई कर देते हैं और पानी ना होने पर आवश्यक सिंचाई भी नहीं हो पाती। सिंचाई के लिए हमारे देश में किसान विद्युत और डीजल चालित पंप सेट, नदियों, नहरों और वर्षा जल पर निर्भर हैं। किसान अधिक से अधिक थाला विधि और स्प्रिंकलर विधि द्वारा सिंचाई करें। वर्षा जल संचयन का उचित प्रबंधन कर पानी की आपूर्ति हर मौसम में कर सकते हैं। उचित जल प्रबंधन कर किसान न सिर्फ उचित समय पर सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि सिंचाई पर आने वाली लागत भी कम कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ के राजभवन में चल रही शाक भाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन राज्यपाल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि और इससे जुड़े अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती है। ऐसे में किसान को अपनी कृषि उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष आलू का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष आलू का उत्पादन 141 लाख मीट्रिक टन हुआ था, जो इस बार बढ़कर लगभग 155 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहने की उम्मीद है।
किसानों का कहना है कि अभी आलू का दाम कम है, लेकिन कुछ समय रोककर रखने के बाद अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। इसके लिए किसान अतिरिक्त पैदावार का भंडारण करने पर जोर दे रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों पर। सबसे पहले बात करते हैं चावल के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 2200 रुपए, सुल्तानपुर की मंडी में भी 2200 रुपए, उन्नाव की मंडी में 2260 रुपए, हरदोई की मंडी में 2190 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर गेहूं के औसत भावों की करें तो लखनऊ में 1850 रुपए, सुल्तानपुर में 1800 रुपए, उन्नाव में 1790 रुपए, हरदोई में 1820 रुपए और फैजाबाद में 1840 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर आलू के औसत भावों की करें तो लखनऊ में 625 रुपए, सुल्तानपुर में 560 रुपए, उन्नाव में 510 रुपए और हरदोई में 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 500 रुपए, सुल्तानपुर में 610 रुपए, उन्नाव में 550 रुपए, हरदोई में 520 रुपए और फैजाबाद में 600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब बात करते हैं प्याज के औसत भावों की। लखनऊ में 1100 रुपए, सुल्तानपुर में 1080 रुपए, उन्नाव में 910 रुपए, हरदोई में 870 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर बैंगन की औसत कीमतों पर। लखनऊ में 900 रुपए, उन्नाव में 980 रुपए, फैजाबाद में 1000 रुपए, सुल्तानपुर में 1020 रुपए और हरदोई में 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन्हें अपनाकर हम अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है मछली पालन। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं मछलियों को संतुलित आहार एवं तालाब की तैयारी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के मत्स्य विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर शकीला खान जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि मौसम परिवर्तित हो रहा है, तापक्रम भी लगातार बढ़ रहा है और हमारे जो तालाब हैं उसमें मछलियों की सक्रियता भी बढ़ गई है जी। तो ऐसी दशा में हमारे जो मत्स्य पालक बहन भाई हैं उन्हें अपनी मछलियों के आहार प्रबंधन में किस तरह की सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है? जैसा कि अभी आपने पूछा कि सक्रियता मछली की बढ़ गई है क्योंकि तालाब का पानी जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर या तापमान उसका बढ़ने लगा है जी। जो जाड़े में मछली में शिथिलता थी वो समाप्त हो चुकी है। तो अब ऐसे में जब मछलियाँ थोड़ी सी सक्रिय होंगी तो मानी बात है कि थोड़ा सा उनका भोजन का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छा भोजन उनको देना पड़ेगा और ऐसा भोजन देना पड़ेगा कि जिससे कि वो उनके लिए रुचिकर हो, तो हमको सस्ता भोजन पड़ता हो और उनके लिए समय पर हम दे सकें। और सबसे मुख्य बात यह है कि वो वृद्धि के योग्य हो, कि अधिक से अधिक मछलियों की वृद्धि हमको प्राप्त हो सके। जो पौष्टिक तत्व उनको मिलने चाहिए वो मिले उसमें जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने भोजन की बात की, तो अगर हम मछलियों के संतुलित आहार की बात करें तो किस तरह का भोजन होता है? देखिए, संतुलित भोजन का मतलब ये है कि हम मछलियों को उस प्रकार का भोजन दें जिसमें कि थोड़ी मात्रा प्रोटीन की भी हो, वसा की भी हो, कार्बोहाइड्रेट की भी हो। इस तरह जब तीनों ही अवयव उसमें मिले होंगे तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। उसके साथ में हम और भी चीज़ें उसके साथ में मिश्रित कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन्स होते हैं हमारे और प्रो मिनरल्स होते हैं। ये चीज़ें जो होती, खनिज लवण होते हैं, इनको मिक्स करने के बाद हमारा भोजन पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। और यदि मछली में किसी भी तरह की कोई कमी होती है तो वो इस तरह के भोजन को खा कर के पूरी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो भोजन है, जिसके भोजन की आप बात कर रहे हैं, तो ये क्या हमारे जो मत्स्य पालक बहन भाई ये स्वयं बना सकते हैं या फिर हम बाजार से खरीद कर लाएं?
जी हाँ, इसको मत्स्य पालक भाई हमारे स्वयं भी बना सकते हैं और ये बाजार में भी पूरी तरह से उपलब्ध है। और स्वयं बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है विशेष रूप से, कि जैसे कि हमें 1:1 का अनुपात रखते हुए हमें चावल का जो कना होता है उसको, या राइस पॉलिश जिसे कहते हैं, और सरसों की खली, ये हमारे यहाँ मुख्यतः हर मत्स्य पालक के यहाँ उपलब्ध होते हैं। इन दोनों को हम मिलाते हैं। इसके साथ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं इसमें, जैसे कि सोयाबीन की खली, तिल की खली, मूंगफली की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं के चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए और पौष्टिक बनाने के लिए हम इसमें मछली, जो हमारे यहाँ पुरानी मछलियाँ होती हैं जिसके कि मछली के टुकड़े बिकते हैं जिसको फ़िश मील कहते हैं, और मछली जो नहीं इस्तेमाल में होती है वो भी बाज़ार में उपलब्ध होती है, उसका भी एक तरह का मिश्रण बाज़ार में उपलब्ध होता है। उसको भी इस भोजन के साथ हम मिला देते हैं, जिससे बहुत ही पौष्टिक भोजन और संतुलित भोजन मछली के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मछलियों के भोजन की बात की, ये कितनी मात्रा में देना है, इसका भी बड़ा महत्व है। तो मात्रा का निर्धारण हमारे मत्स्य पालक बहन भाई किस तरह से करें? देखिए, मछली के जो ये भोजन देते हैं इसकी मात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व इसलिए है कि हमको भोजन उतना ही देना चाहिए जितना कि मछली इस्तेमाल कर सके। अगर उससे बचा हुआ भोजन बच जाता है या खाया हुआ भोजन बच जाता है तो वो बेकार हो जाता है और तालाब में संक्रमण को उत्पन्न करता है। तो इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम जिस समय उसको दें तो उनके भार के अनुरूप दें, 2 से 3% भार के हिसाब से दें। यदि कि आपके तालाब में 100 किलो मछली है तो 2 किलो भोजन आपको प्रतिदिन देना है। और यदि आपका भोजन इस्तेमाल हो जा रहा है, प्रयोग में आ जा रहा है, तो भोजन की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। अच्छा, धीरे धीरे जैसे मछलियों के भार में वृद्धि होती है उसी तरह से हम भोजन भी बढ़ाते हैं। जी हाँ, उसी तरह से भोजन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये माना जाता है कि 2 से 3% ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये देख लिया है कि किसी भी तरह भोजन जो है वो पूरा इस्तेमाल हो गया, तो आप भोजन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। यदि आपने देखा कि भोजन उसमें बच गया है तो उसकी मात्रा को थोड़ा घटा दीजिए। तो इस तरह हमारा भोजन, जिस पर कि हमारा सबसे ज़्यादा खर्च 60% के आसपास खर्च आता है, वो खर्च हमारा जो है वो कम हो जाता है और वो बेकार नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने भोजन बताया, कैसे बनाया जाए ये भी बताया, लेकिन इसको कैसे हमको मछलियों को देना है, किस तरह से हम तालाब में डालें, इसका भी कोई तरीका होता है या ऐसे ही डाल सकते हैं? देखिए, इसको भी देने के लिए एक तरीका होता है कि जिसको अगर हम लोग अमल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं तो हमारे भोजन की बर्बादी जो है वो नहीं होती है। उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि हमारे मत्स्य पालक भाई जो कि इस प्रयोग को नहीं करते हैं, उनको सलाह ये दी जाती है कि एक छेदीली ट्रे ले लें या फिर कोई छेद वाला बर्तन ले करके उसके अंदर भोजन रखें। वो तराजू के नुमा उसको बना करके तालाब के 4 कोनों पर या 2 जगहों पर, या छोटा तालाब है तो एक स्थान पर भी उस छेद वाले बर्तन को तराजू की तरह लटका देते हैं। उसके बाद जो हमारा कृत्रिम आहार होता है उसको हम थोड़ा पानी डाल करके नम कर लेते हैं और उसके लड्डू नुमा गोले बना करके उसमें रख देते हैं मछलियाँ, और आधा वो डूबा होता है पानी में, आधा पानी के ऊपर होता है। जब मछलियाँ उसमें आती हैं और टक्कर मारती हैं तो वो पानी से निकल करके भोजन उस छेद वाली ट्रे से बाहर आ जाता है और मछलियाँ उसको खाती हैं। तो उसकी भी वो अभ्यस्त हो जाती हैं, बहुत जल्दी उस तरह के सिस्टम को वो अपना लेती हैं, और हमको भी ये मालूम चल जाता है कि भोजन ट्रे में कम हो गया या ज़्यादा हो गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कोई समय का भी हमें निर्धारण करना चाहिए कि एक निर्धारित समय पर ही मछलियों को भोजन दें? जी हाँ, समय का निर्धारण बहुत आवश्यक है, क्योंकि मछलियाँ भी आम जीवों की तरह ठीक उसी समय खाना खाने आती हैं जिस समय उनको मिलता है भोजन। तो अगर हमको सुबह भोजन देते हैं तो हमको एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर भोजन देना चाहिए। अगर हम शाम को भी भोजन देते हैं, 2 समय में हमको भोजन देना है, तो हम उसी स्थान पर भोजन देंगे और एक निश्चित समय पर देंगे, जिसका समय का और स्थान का मछलियाँ बहुत अच्छी तरह पालन करती हैं और पूरा भोजन ग्रहण करती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम हमारे जो मत्स्य पालक बहन भाई हैं वो लगातार जो भोजन एक निर्धारित मात्रा में दे रहे हैं जी, अगर मछलियाँ अचानक उतना भोजन खाना बंद कर दें, हमारा भोजन बच रहा है, तो ये किस बात का संकेत हो सकता है?
देखिए, ये तो कई बातों का संकेत होता है। एक तो ये होता है कि जब मछलियाँ जाड़ा आने वाला होता है या टेम्परेचर पानी का कुछ कम हो जाता है, तब मछलियाँ थोड़ी शिथिल हो जाती हैं और भोजन कम ग्रहण करती हैं। तो ऐसे समय में हम लोग जाड़ों में भोजन की मात्रा भी कम कर देते हैं। ऐसी सलाह भी देते हैं कि पानी में जो भोजन हम छोड़ रहे हैं वो कम कर दें। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि मछलियाँ किसी तरह से उसमें कोई संक्रमण हो, बीमारी हो, या किसी और तरह से मछलियाँ एक तनावपूर्ण वातावरण में हो जिसकी वजह से वो भोजन नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, तो हमको इसका पता लगाना पड़ेगा कि मछलियाँ भोजन क्यों नहीं ग्रहण कर रही हैं। तो अगर ठंडे का समय है तब तो हम समझ सकते हैं कि तापमान इसका एक कारण है, लेकिन अगर किसी और वजह से है तो हमको देखना पड़ेगा कि हम कोई किसी तरह की कोई बीमारी या कोई तनावपूर्ण वातावरण अगर है तो उसको हम तुरंत वहाँ उससे उसको छुटकारा दिलवाएं, ताकि मछली जो है एक सहज वातावरण में जी सके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर इस मौसम की बात करें तो इस मौसम में किस तरह के संक्रमण मछलियों में होने की संभावना होती है? देखिए, जिस समय जाड़ा खत्म हो रहा होता है और गर्मी आने वाली होती है, तो जैसे कि हमारे मनुष्यों में होता है कि चेंज ऑफ टेम्परेचर या तापमान का बदलाव जो है बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, उसी तरह से मछलियों में भी है कि जब ये तापमान बढ़ना शुरू होता है तब मछलियों में भी थोड़ा सा एक तनावपूर्ण वातावरण तालाब में हो जाता है। और इसी समय कुछ परजीवी भी तालाब पर आक्रमण करते हैं और मछलियों में कुछ बीमारियां जो हैं वो इस समय पहुंच जाती हैं। तो ऐसे में हमको देखना होगा कि ये किस तरह का क्या रोग है या तनावपूर्ण वातावरण है, उसको हटाने या निपटाने का प्रयास करना होगा। और वो तभी हो सकता है जब हम तालाब में लगातार जाल चला रहे हों, मछलियों की गतिविधि का निरीक्षण कर रहे हों, मछलियों की पूरी तरह से हमको जानकारी हो, उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण हो, तभी हम जो है इस तरह की कोई भी समस्या का निदान करने में सक्षम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया किसी तरह का संक्रमण हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं मछलियों को? जी हाँ, इस समय जो बीमारियां होती हैं उसमें एक पैरासाइट होता है या परजीवी होता है, और वो दो परजीवी होते हैं। एक आर्गुलस होता है जिसको मछली की जुई के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है एंकर वर्म होता है। तो ये दोनों मछलियों पर इसी समय अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और इनको दूर करने के लिए हमको पहले ये देखना होगा कि अगर मछली तालाब से बहुत ज़्यादा बाहर आने का प्रयास कर रही हैं, बहुत उछल रही हैं, या मछलियों की गतिविधि बहुत ज़्यादा है तालाब में, तो ये देखना होगा मछली को निकाल करके कि ऐसा ये असहज व्यवहार क्यों कर रही हैं। जी हाँ, और अगर उनके पेट को की तरफ हम देखेंगे तो लाल चकत्ते दिखाई पड़ेंगे और उस पर जून जैसी चीज़ जो है वो चिपकी हुई हमको दिखाई देगी, जिसको हमें निकालने के लिए पूरे प्रयास करने होंगे। और इसका सबसे अच्छा जो आसान तरीका हमारे मत्स्य पालक भाई अपना सकते हैं वो ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट का तालाब में प्रयोग करें, चूने का प्रयोग लगातार करते रहें, पानी को पूरी तरह से स्वच्छ रखें। अगर ये प्रभाव हो गया है तो प्रयास ये करें कि तालाब का पानी पूरा खाली करके साफ पानी भरें। तालाब में जो नीचे की तरफ गंदगी है जिसमें कि इस परजीवी के जो सिस्ट हैं वो बैठ जाते हैं, उनको भी तालाब से साफ करें, जिससे कि ये तालाब से बाहर हो जाएंगे और मछलियाँ जो हैं वो अच्छा वातावरण फील। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि पानी हमें भी बदल देना चाहिए, तो कितने समय बाद तालाब का हमें पानी बदलना चाहिए? देखिए, पानी बदलने की सलाह हम लोग तभी देते हैं जब हमारे पास कोई उपचार नहीं हो पाता। अच्छा। जब तालाब में पानी पूरी तरह से संक्रमित हो गया है और कोई हमारे पास तो दूसरा इसका विकल्प नहीं है, तभी हम कहते हैं कि तालाब का पानी जो है वो बदला जाए। अन्यथा हम तालाब का पानी वही रखते हुए उसमें जो मछली का जो किसी भी तरह की जो बीमारी है उसका उपचार हम पानी में ही करते हैं, जिससे कि वो नियंत्रित हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मछलियां घुलनशील ऑक्सीजन लेती हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा हमारे तालाब में सही मात्रा में रहे, तो इसके लिए हमको क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए? कौन सी? देखिए, मछलियां एक सहज वातावरण उनके लिए जो होता है उसमें एक ये भी है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है जो बताई जाती है 5 ppm जो है प्रति लीटर के हिसाब से मात्रा उनकी तालाब में होनी चाहिए। लेकिन अगर साधारणतः हमारे मत्स्य पालक भाई जो हैं इसको देखना चाहें या अनुभव करना चाहें तो वो ये देख सकते हैं, अगर मछली ऊपर आकर के सांस ले रही है या मछलियाँ जो थोड़ी विचलित हैं,
तो ऐसी दशा में इसका मतलब ये है कि उनको कुछ सांस लेने में दिक्कत है, और ये सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उसका एक कारण हो सकता है कि पानी में समुचित मात्रा घुलनशील ऑक्सीजन की नहीं है। और इसके लिए हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि एक आता है पानी के अंदर जिसको हम रख करके एयर कंप्रेसर होता है उसको लगाते हैं, जिससे कि वो पानी जो है लगातार जो है ऑक्सीजन पानी में सप्लाई होती। एक तो हम ये तरीका कर सकते हैं। दूसरा, हमारे मत्स्य पालक भाई बिना कुछ खर्च किए एक तरीका और भी अपना सकते हैं जो साधारणतः बिना पैसे के हो जाता है, जिसमें कि वो उसी तालाब का पानी निकाल करके पुनः उसी तालाब में छोड़ते हैं। तो ऐसी दशा में ये हो जाता है कि जब वातावरण से वो पानी ऑक्सीजन जी हाँ लेकर के और घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा अपने में बढ़ा लेता है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मछलियों को संतुलित आहार किस प्रकार से देना है और कैसे हमें अपने तालाब की तैयारी करनी है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद अब प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी तथा अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम आर्द्रता 80% तथा न्यूनतम आर्द्रता 60% रही। अब एक नजर डालते हैं कृषि के समसामयिक कार्यों पर। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए सभी फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में रोगों, विशेषकर रतुआ की निरंतर निगरानी करते रहें। काला, भूरा अथवा पीला रतुआ आने पर फसल में डाइथेन M45 का छिड़काव करें। खाली खेतों में बसंतकालीन गन्ने की रोपाई करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर रखें। कतारों की खाली जगह में लोबिया, ग्वार, पालक, चौलाई आदि सब्जी फसलों को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुआई करें। बुआई से पूर्व बीजों को कैप्टान या थीरम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज व जीवाणु खाद 1 पैकेट प्रति एकड़ की बीज में मिलाकर आवश्यकता अनुसार उपचारित करें। फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुआई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। किसानों को सलाह है कि उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि टमाटर, मिर्च आदि सब्जियों की तैयार पौधों की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई से पूर्व पौधों की जड़ों को इमिडाक्लोप्रिड 1% घोल में 15 से 20 मिनट डुबोकर उपचारित करें, ताकि चूसक कीटों के प्रकोप से बचा जा सके। बुआई से पूर्व 10 से 12 टन प्रति एकड़ की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में जुताई के समय उपयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के मौसम समाचार। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।